to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत और संविधान की रक्षक। इसके फैसले को हुक्म कहा जाता है और ऐसा कि जिसका वजन संसद से पास हुए किसी कानून के आसपास हो। ये आसपास क्यों कहा? कई दफ़ा हमने देखा है कि संसद के बनाए किसी कानून को देश की संविधान पीठ पलट देती है, ये कहकर कि इससे संविधान के मूलभूत ढांचे, मूलभूत भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है या जस्टिस नहीं हुआ है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है। लेकिन कानून बनाने का काम है देश में हमारे देश की संसद के पास, और इसीलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट के देश की संसद कानून बनाती है। ये तो बेसिक जो शक्ति का विभाजन है वो हो गया। लेकिन अगर आप भारत के किसी भी कोने में हैं तो अदालत का हुक्म, और सबसे बड़ी अदालत का हुक्म, आप पर बराबरी से लागू होता है। पर शायद मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित स्टेट बैंक भवन का मामला कुछ अलग है। कोर्ट पात चल रहा है तो स्टेट बैंक डाल। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट के फैसले को 33 दिन हो गए। नियमित रूप से सरकार और बैंक कोर्ट के भीतर डांट खा रहे हैं, लेकिन अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी प्रकाश में नहीं आई है। आज यानी 18 मार्च को एक बार फिर सुनवाई हुई और फिर आया एक बड़ा आदेश कि एसबीआई अब बता देगी कि किसने पैसा दिया और किसने लिया। ये कानून की कोई पतली गली अब भी बाकी है जिसमें जाकर वो शरण लेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, भारत के मुख्य न्यायाधीश की शिकायत है कि जब तक अदालत कुछ नहीं कहती तब तक बैंक हाथ धरे बैठा रहता है। आखिर क्यों देश के सबसे बड़े जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा कहना पड़ा? आखिर कौन है जिनके इशारे पर आनाकानी हो रही है? इन्हीं सवालों पर बात होगी आज बड़ी खबर में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आप बार बार हमारे आदेश का इंतजार करते हैं कि हम जितनी जानकारी मांगेंगे उतनी आप दे देंगे। ये रवैया सही नहीं है। आप जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकते। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतज़ार मत करिए। ये सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 18 मार्च को कहा था। आज जाकर कहा था क्योंकि 15 फरवरी को कहा गया कि 6 मार्च तक चंदा देने और लेने वालों के नाम जारी करो। 4 मार्च को बैंक ने बहाना बनाया कि जून तक का वक्त चाहिए। फिर अदालत ने 11 मार्च को ये याचिका खारिज की। 14 मार्च की शाम को बॉन्ड खरीदने और भुनाने वालों के नाम सामने आए, पर एक खेल हुआ। बॉन्ड पर अंकित यूनिक कोड जारी नहीं किया गया, इसलिए डोनर और भुनाने वालों को लेकर जितनी बातें कही जा रही हैं वो कयास की श्रेणी में है। अगर वास्तव में बॉन्ड से किसी को अनुचित लाभ पहुंचा है, कानून का उल्लंघन हुआ, तो ये सटीक तरह से मालूम भी होना चाहिए कि पैसा किसने किसे दिया। इसीलिए आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा कि 21 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी कोर्ट और चुनाव आयोग के सामने रखी जाए। हर जानकारी मतलब हर जानकारी, इसमें यूनिक नंबर भी शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई एक एफिडेविट भी दाखिल करे कि उसने सारी जानकारी दे दी है। अब तक जानकारी देने में आनाकानी एसबीआई ने की थी। अब इस खेल में नए खिलाड़ियों की भी एंट्री हुई है, मसलन फिक्की, एसोचैम और सीआईआई। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। पूरे नाम से आप समझ गए होंगे ये संस्थाएं उद्योगों का जो देश में है प्रतिनिधित्व करती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि फिक्की, एसोचैम और सीआईआई डोनर्स का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इन सब ने बॉन्ड के यूनिक नंबर डिस्क्लोज करने के खिलाफ याचिका लगाई है और भेजा इसको डिफेंड करने के लिए 2 दिग्गज वकीलों को, नाम मुकुल रोहतगी और मैथ्यूज नेंदुमपारा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भी ऐसी ही याचिका लगाई। इन सब पर सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में रोचक जिरह हुई, जिसके कुछ हिस्से आपको जानने चाहिए। मुकुल रोहतगी कहते हैं, मैं फिक्की और एसोचैम की तरफ से हूं, हमने एक एप्लीकेशन फाइल की थी। इस पर सीजीआई कहते हैं आपकी कोई एप्लीकेशन मेरे सामने नहीं आई। रोहतगी का जवाब, इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर्स के साथ संबंध में एप्लीकेशन लगाई थी। सीजीआई ने कहा हमने तो इस पर फैसला दे दिया है, आप अब आ रहे हैं, अब हम आपको नहीं सुन सकते, हम आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं बना सकते। इस पर थोड़ी तल्खी के साथ वकील मैथ्यूज नेंदुमपारा बोलते हैं, जनता के पीठ पीछे पूरा जजमेंट दे दिया गया। सीजीआई ने कहा यहाँ चिल्लाकर बात मत करिए, अगर एप्लीकेशन फाइल करनी है तो करिए, अभी हम नहीं सुन पाएंगे। इसके बाद भी नेंदुमपारा ऊंची आवाज में कुछ कहते रहे और तब जस्टिस गवई ने नेंदुमपारा से कहा आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस चाहिए क्या? और इसके बाद ये वकील साहब शांत हुए। फिर एससीबी अध्यक्ष आदिश अग्रवाल बेंच को अपनी याचिका का ध्यान दिलाते हैं। इस पर सीजीआई कहते हैं कि आप एक सीनियर वकील हैं,
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आपको तो प्रक्रिया पता है ना, आपने मुझे एक चिट्ठी भी लिखी, ये सब पब्लिसिटी के लिए है। इसके बाद सीजीआई बात आगे बढ़ाते हैं कि पिछली बार यहाँ सीबीआई की तरफ से कोई नहीं था, हमने नोटिस भेजा था। इस पर हरीश साल्वे बोले, लॉर्डशिप, एसबीआई की तरफ से मैं आया हूँ। सीजीआई ने कहा कि हमने कहा था कि सारे डिटेल्स सामने आने चाहिए, बॉन्ड के यूनिक नंबर्स भी। एसबीआई सिलेक्टिव जानकारियां ना दे, हमारे आदेशों का इंतजार ना करे, हमें उम्मीद है कि एसबीआई कोर्ट के साथ ईमानदार रहेगा। इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अगर बॉन्ड में नंबर्स हैं तो हम वो भी देंगे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा, हमें पहले ये बताइए कि एसबीआई ने खरीद के वक्त किस फॉर्मेट में बॉन्ड का डेटा जमा किया था। इस पर हरीश साल्वे बोले, उस वक्त हम पर गोपनीयता का दबाव था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि मैं पूछ रहा हूं किस फॉर्मेट में सेव किया था। हरीश साल्वे बोले, 2 फाइल्स में डेटा सेव किया गया था, बॉन्ड नंबर सिर्फ बॉन्ड पर था, ये केवल यूवी लाइट में दिखता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप 3 दिन में सारी जानकारियां पब्लिक करिए। एसबीआई के चेयरमैन 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट दाखिल करें और हमें बताएं कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। यानी अब 21 मार्च को एसबीआई बॉन्ड के यूनिक नंबर्स पब्लिक करेगा, जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। अब एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं समझने के लिए कि कोर्ट के आदेश और एसबीआई के बचाव के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, कार्रवाई तो ठीक दिशा में जा रही है और जा रही थी, लेकिन उसके पहले भी ये देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश हुई है इसमें रोड़े अटकाने की। तो वो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसमें स्पष्ट कर दिया है कि रोड़े अटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और सारा का सारा जो भी उनके पास सूचना है वो सारी दे दें, उसमें कोई आनाकानी या कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। और ये भी कहा गया है कि स्टेटमेंट के जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो एक शपथ पत्र या एफिडेविट दें जिसमें ये लिख के दें कि जितनी सूचना हमारे पास थी वो सारी हमने दे दी और कुछ बची नहीं है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि इसमें इतनी आनाकानी हुई है, इसलिए ये शक पैदा होता है कि वो ये जो बाकी सूचना ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर देंगे उनको वो सीधे सीधे देंगे कि भाई ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, ये बॉन्ड की कीमत है, ये खरीदने वाला है, ये तारीख है और इस तारीख को ये भुनाया गया और इसने ये भुनाया, या उसमें कुछ ऊपर नीचे करके देंगे ताकि उसको मिलाने में दिक्कत पड़े। ये शक है, ये होना चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि इसकी जो पीछे पृष्ठभूमि है उससे लगता है कि शायद ऐसा हो जाए, इसलिए यह खतरा लगता है, और कोई बात नहीं। ये तो हुई 18 मार्च की कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स पर बात। अब बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर पॉलिटिकल पार्टियां कर क्या रही हैं। कुछ पार्टियों ने बता दिया कि उन्हें कितना चंदा मिला। इन पार्टियों के नाम एआईएडीएमके, डीएमके और जेडीएस। जो जानकारियां निकली उसमें सबसे खास 3 बातें जान लीजिए। डीएमके ने बताया ओवरऑल सबसे ज़्यादा रकम के बॉन्ड खरीदने वाली फ्यूचर गेमिंग ने उसे 2019 से 2024 के बीच करीब 500 करोड़ के बॉन्ड दिए। मेगा इंजीनियरिंग ने 105 करोड़, इंडिया सीमेंट्स ने 14 करोड़ और सन टीवी ने 10 करोड़ दिए। अब बारी जेडीएस की, जो एनडीए में बीजेपी की सहयोगी है, कर्नाटक की पार्टी है। इन्होंने 50 करोड़ रुपए मेगा इंजीनियरिंग से और 1 करोड़ रुपए इन्फोसिस से मिलने की बात कही। तीसरी पार्टी है एआईएडीएमके यानी जयललिता की पार्टी, और उनको दान देने वालों में से एक है आईपीएल की टीम जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स। अप्रैल 2019 में एआईएडीएमके के खाते में कुल 6 करोड़ 5 लाख रुपए आए थे, जिसमें से आधे यानी करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए, आधे से भी ज़्यादा सीएसके ने दिए थे। जानकारियों को लेकर सबसे हैरान करने वाले तर्क दिए तृणमूल कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने। दोनों पार्टियों ने कहा उनके पार्टी दफ्तर में कुछ अज्ञात लोग कभी सीलबंद लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे गए थे, उन्हें नहीं पता ये बॉन्ड किसने भिजवाए। 2018-19 में जेडीयू करीब 13 करोड़ मिले, जिसमें से केवल 3 करोड़ रुपए देने वाले डोनर्स की जानकारी बताई गई। ये हैं श्री सीमेंट और भारतीय एयरटेल। वहीं टीएमसी ने किसी भी डोनर का नाम नहीं बताया, जबकि उन्हें 16 जुलाई 2018 से 22 मई 2019 के बीच 75 करोड़ का चंदा मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने चुनाव आयोग को दिए जवाब में कहा, कई बॉन्ड हमारे पार्टी कार्यालय के ड्रॉप बॉक्स में डाले गए या कुछ समर्थकों ने हम तक पहुंचाए, हमारे पास इन लोगों की जानकारी नहीं है। कुछ ऐसा ही जवाब जेडीयू ने भी दिया और कहा कि 3 अप्रैल 2019 को हमारे पटना दफ्तर पर कोई आया और सीलबंद लिफाफा दे गया। खोला तो देखा 1 करोड़ के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड थे। डोनर्स की जानकारी हमारे पास नहीं है। वहीं 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस बॉन्ड या डोनर्स को लेकर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन चुप्पी नहीं है। पॉलिटिकल गलियारों में प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, एक एक करके सुनते हैं। एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में बीजेपी केंद्र की सरकार तो कटघरे में है ही, अब जेडीयू उनकी सहयोगी भी कटघरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा जो दिया है जेडीयू ने, उसमें दिया गया है कि
10 करोड़ रुपया किसी ने लिफाफे में आकर के उनको दे दिया। अब ये सवाल तो उठेंगे। आरजेडी ने एडीआर को जो डेटा दिया था 2019-20 में मात्र 2 करोड़ का, 50 लाख का, और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख है। तो किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? अरे जब 4000 करोड़ का एसबीआई डेटा देगा और एडीआर को हमने डेटा दे दिया है, उसी डेटा में जेडीयू का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन जरा इसका कृपा करके हिसाब बता दीजिए कि एडीआर की रिपोर्ट में 19-20 में 2 करोड़ और एसबीआई के डेटा के अनुसार 4 करोड़ 50 लाख, ये कहां से आया, किसने दिया? अगर जवाब देना तो सबको ही देना है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा सब पे मान्य होगा, सब पे लागू होगा। और चुनावी बॉन्ड इसलिए लाए गए थे कि सिस्टम में जो कैश क्या मामला था, जो कैश के थ्रू करप्शन होती थी, वो रुके। आज जो पैसा आता है वो बैंक खाते से आता है, कंपनी के खाते से आता है, वो जानकारी से आता है। ये पहले सारा पैसा कैश आता था, नंबर 2 का पैसा होता था, ब्लैक मनी होता था। अब तो खाते में से पैसा आ रहा है, जानकारियां हैं, और कोर्ट का आदेश है। जो कोर्ट का आदेश होगा सब पे मान्य होगा, वो हम हो जाए वो विपक्ष हो। हाँ, डीएमके को जवाब जरूर देना पड़ेगा कि वह किस किस कंपनियों से कैसे कैसे पैसे ले रही थी। बीजेपी वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या छुपा रखा था 10 साल में, कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके छापे मार करके चंदा इकट्ठा किया इन्होंने। इस तरह की तो वसूली देश में जो गुंडे हैं वो भी नहीं करते हैं। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को चंदे की डिटेल्स पब्लिक की थी। अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक सबसे ज्यादा चंदा मिला था भारतीय जनता पार्टी को, करीब 6060 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस, इन्हें करीब 1600 करोड़ का चंदा मिला। नंबर 3 पर कांग्रेस, इन्हें 1421 करोड़ का चंदा। सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में नाम निकला फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज नाम की कंपनी का, 1368 करोड़ रुपए चंदा देने वाली कंपनियों में। दूसरे नंबर पर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस कंपनी ने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया। डोनेशन पर और इससे निकलने वाली चिंताजनक पैटर्न पर हमने 15 मार्च के ललन टॉप शो में विस्तार से बात की थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये थी आज की बड़ी खबर। अब सुर्खियों पर नजर डालते हैं। चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव को चुनावी ड्यूटी से हटाने का आदेश जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव शामिल हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कुमार को भी हटाया और उनकी जगह विवेक सहायक को बंगाल का डीजीपी बनाया। बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी आयोग ने राज्य के डीजीपी बदले थे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोपों की शक्ल में कहा, राज्य में और भी कई पुलिस अधिकारी हैं जिनका रवैया पक्षपातपूर्ण है, आयोग को उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। वहीं टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी निर्वाचन आयोग सहित सभी संस्थानों का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है और आज का कदम आयोग पर बीजेपी के नियंत्रण का एक उदाहरण है। बता दें 18 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू की बैठक हुई और इस बैठक में ही ये फैसले लिए गए। आयोग का कहना है चुनाव संबंधित वो अधिकारी जो उस जगह पर 3 साल से ज्यादा समय से पोस्टेड थे उन्हें हटाया गया ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। दूसरी सुर्खी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने दत्तात्रेय होसबोले को एक बार फिर सरकारवार नियुक्त किया। नागपुर में 15 से 17 मार्च तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई और उसमें यह फैसला हुआ। आरएसएस में सरसंघचालक यानी मुखिया के बाद सरकारवाह का पद सबसे अहम माना जाता है। सरसंघचालक के पद पर हैं मोहन भागवत, वहीं होसबोले 2021 से सरकारवाह हैं। जब वो पहली बार सरकारवाह के पद के लिए चुने गए थे तब कहा गया कि उन्हें ये जिम्मेदारी मिलने के बाद संघ बीजेपी के लिए और भी अनुकूल हो गया है। संघ पर होसबोले की छाप क्या है, उनका कार्यकाल बढ़ाने की वजह क्या है और संघ में किस तरह के बदलाव हुए, ये हमने पूछा आरएसएस के इतिहास पर संघम शरणम गच्छामि किताब लिख चुके पत्रकार विजय त्रिवेदी से। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, दत्तात्रेय होसबोले को फिर से ये मौका दिया गया है। हालांकि ऐसा मोहन भागवत जी के साथ रहा था, पहले भी मोहन भागवत जी भी लंबे समय तक वो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब एक तो ये साफ हो गया कि शायद संघ की नजर में अब जो नए प्रमुख होंगे सरसंघ चालक वो दत्तात्रेय होसबोले ही होंगे। अगली बार जब भी होंगे, जब मोहन भागवत साहब रिटायर होंगे या पद छोड़ेंगे, तो उनके लिए ये तय करीब करीब माना जाना चाहिए कि अब नेक्स्ट आरएसएस चीफ दत्तात्रेय होसबोले होंगे, पहली बात। दूसरी बात, दत्तात्रेय होसबोले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके बेहतर संबंध है, सबसे बेहतर संबंध है, ठीक है। तो
उस कड़ी को भी देखना चाहिए। और दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि आरएसएस आजकल पूरी तरह से इलेक्शन मोड में लगा हुआ है। तो वो अभी अपने जो शताब्दी समारोह है उसको छोड़कर इतर उसकी प्राथमिकता जो लोकसभा के चुनाव हैं वो है कि वहां पर किस तरह से सबसे ज्यादा काम दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए। उसमें जो राष्ट्र सेविका समिति है उसको भी शामिल किया गया है, और जो आरएसएस के जो 36 संगठन है, जो जिन्हें सब्सिडरीज कहते हैं, सहयोगी संगठन है, उनको भी अलग अलग तरह की जिम्मेदारी चुनावों में दी गई है। और होसबोले साहब एक पॉलिटिकल मैन के तौर पे भी देखे जाते हैं, और बीजेपी आरएसएस के बीच की कड़ी है। तो तीनों तरीके से ये महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन मैं इसको महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी मानता हूं कि एक और बदलाव हुआ, शायद जिस पर आपकी नजर नहीं है, कि मनमोहन वैद्य साहब जो थे सह सरकार्यवाह, उनको सह सरकार्यवाह से हटा दिया गया है। मतलब वो उस लिस्ट में नहीं है और उन्हें कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि चर्चा ये भी हो सकती थी कि मनमोहन वैद्य साहब लंबे समय से सह सरकार्यवाह हैं, तो उनका एलिवेशन अब होना था सरकार्यवाह के तौर पे। लेकिन यदि पिछले 10 साल का इतिहास देखें तो सह सरकार्यवाह के से पहले मनमोहन वैद्य जी गुजरात के प्रभारी होते थे, और तब से उनके प्रधानमंत्री जी से अच्छे संबंध नहीं थे। खराब मैं नहीं कह रहा, लेकिन अच्छे संबंध नहीं थे। इस वजह से उन्हें गुजरात से दिल्ली भेजा गया, और फिर दिल्ली में संघ ने उन्हें एलिवेट करके रखा हालांकि, और आज उनको इस कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया, नई कार्यकारिणी में। तो वो जिम्मेदारियां तो अलग होगी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। नहीं तो हो सकता था कि मनमोहन वैद्य नेक्स्ट सरकार्यवाह होते। इस मीटिंग से 2 बड़े बदलाव भी सामने आए। पहला, दत्तात्रेय होसबोले का अब केंद्र लखनऊ के बजाय दिल्ली होगा, और इसके अलावा संघ में उनको सपोर्ट करने के लिए 6 सह सरकार्यवाहों की भी नियुक्ति हुई है, जिनके नाम है कृष्ण गोपाल, मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, अतुल लिमये और आलोक कुमार। इन सांगठनिक बदलावों को कैसे देखा जाए, ये भी समझते हैं। वो तो इसीलिए पहले भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि सरकार्यवाह अब तो दिल्ली में ही रहेंगे। सरसंघ चालक भी और सरकार्यवाह दोनों ही लोग मूलतः या तो नागपुर रहते हैं या दिल्ली रहते हैं। और अब दिल्ली का मुख्यालय बन ही गया है, और सारी कार्यवाही, जैसे मैंने आपको जिक्र भी किया, अब वो सरकार के साथ, चुनाव के साथ सब चीजों को देख रहे हैं, और ज्यादा भागीदारी, ज्यादा हिस्सेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी होसबोले साहब के पास आ गई है। तो बेहतर होगा कि वो दिल्ली में रहें और दिल्ली में उस सारे कामकाज को देखें। दिल्ली का मतलब पूरे राष्ट्र का कार्य एक तरह से हो गया। वैसे तो सरकार्यवाह तो सीईओ होते हैं आरएसएस के, वो कहीं भी रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वैसे दत्तात्रेय होसबोले का जिक्र आ रहा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर उनकी प्रतिक्रिया भी जान लीजिए। उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक किस्म के प्रयोग हैं, प्रयोग करके ही उपयोगिता पता चलेगी। इस बारे में जो भी चेक्स एंड बैलेंस किए जाने की ज़रूरत है वो किए जा रहे हैं। अगली सुर्खी यूपी के रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से है। अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई। जानकारी के लिए बता दें, आजम खान फर्जी जन प्रमाण पत्र, हेट स्पीच समेत कई मामलों में सजा याफ्ता है और सीतापुर की जेल में बंद है। एक के बाद एक कई मामलों में अदालत आजम खान के खिलाफ फैसले सुना चुकी है। आज 18 मार्च को जिस मामले में 7 साल की सजा हुई वो क्या है? साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती के एहतशाम खान ने आजम खान समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाए कि आजम के कहने पर पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर में सरकारी आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन गिराया, सामान लूटा। केस चला। 16 मार्च को आजम को दोषी करार दिया गया और 18 मार्च को 7 साल की सजा, और इस केस में 3 और दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली शामिल हैं। केस की और जानकारी रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता सीमा राणा से सुनिए। पूरा मामला क्या था और इसमें कब मुकदमा दर्ज हुआ, कितने दिन, कितने लोगों की गवाही हुई, कितनी तारीख पड़ी है इसके अंदर, सारी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ है सीमा राणा जी, एडीजीसी एमपी एमएलए कोर्ट की। पूरी बात करते हैं। जी सीमा जी, क्या था पूरा मामला, कब दर्ज हुआ, इसकी पूरी डिटेल क्या थी? ये जो मैटर था, ये जो वादी एहतशाम हैं, इनके द्वारा 2019 में एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी, और जो मामला था वो 2016 की घटना का था। 3/2/16 की घटना थी, और जिसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि जो मुलजिमान हैं उन पर ये आरोप थे कि इन्होंने घर में घुस के मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, और जो घर में घुसकर इनके मकान को तोड़फोड़ दिया और जो सामान था उसको लूटपाट करके ले गए, जिसमें 7 लोग एक्यूज्ड थे। और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा 4 लोगों को दोष सिद्ध किया गया था, 3 लोगों को बरी कर दिया गया। दोष सिद्धि 16 तारीख में हो गई थी, जिसमें आज फैसला आया है।
अब बात देश के दो बड़े नेताओं के बीच छिड़ी जबानी जंग की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 17 मार्च को मुंबई में समापन हुआ। इस मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि लोग सोचते हैं हम एक राजनीतिक दल या एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि हम तो एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इस बयान पर पलटवार आया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। वो इन दिनों दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। 18 मार्च को तेलंगाना में पीएम ने कहा, कुछ लोग शक्ति के विनाश की बात कर रहे हैं, जबकि हम तो शक्ति की आराधना करते हैं। ये भी कि 4 जून को पता चल जाएगा कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन इसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है। वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इस पर फिर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, सुनते हैं। राहुल गांधी जी पहले अपने बड़े हो जाए। आजादी के चौथी पीढ़ी वही है। 4 पीढ़ियों से इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे उनके दादा हो, परदादा हो, दादी हो, पिताजी हो, जिसने 4 जनरेशन तक इस देश में राज किया हो, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी से पूछने। लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की बाकी अपडेट्स के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आज आई है बिहार से। यहाँ पर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके बीच सीट शेयरिंग की बात, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नक्की हो गया है। बिहार में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से 17 सीटों पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, 16 पर लड़ेगी जेडीयू। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को भी। एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सीट शेयरिंग डील की बात सामने रखी। इसके बाद नाराज़गी सामने आई पशुपति पारस की। पशुपति पारस को उम्मीद थी कि इसमें उनको भी 1 या 2 सीटें मिलेंगी, लेकिन सीटें नहीं मिली। पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि पशुपति पारस को राज्यपाल का पद ऑफर किया गया है। हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है, उनकी पार्टी को एक भी सीट पर लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। कल इस पर कोई बड़ा डेवलपमेंट सामने आ सकता है। चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में जो 6 कांग्रेस सांसद थे जिन्होंने बीते दिनों राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी, उनके अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उनको जो अयोग्य ठहराया गया था स्पीकर की तरफ से, उस फैसले को खारिज नहीं किया गया है। यानी 6 विधायक कांग्रेस के जिनको अयोग्य ठहराया गया था, उनकी अयोग्यता फिलहाल बरकरार रहेगी। वो अयोग्य रहेंगे। 6 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। अगली अपडेट तेलंगाना से है। यहाँ पर राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब वो लोकसभा चुनाव 2019 में भी उतर सकती हैं। फिलहाल इसको लेकर पुष्टि नहीं है, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। राज्यपाल बनने से पहले वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। जाते जाते 2 ऐसे नेताओं पे बात जिन्होंने एक पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश में देवेंद्र सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। लंबे साथी रहे हैं सपा के। मुलायम सिंह यादव के विश्वस्त लोगों में भी कभी गिने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है।
देवेंद्र सिंह यादव 1999 और 2004 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। इसके बाद के 3 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब वो एक बार फिर चुनावी राजनीति में उतरते हुए दिख सकते हैं। दूसरा अपडेट इस मामले में बिहार से है। वहाँ पर आनंद मोहन जो बाहुबली नेता हैं, उनकी पत्नी लवली आनंद ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू की तरफ से भी उन्हें टिकट मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।